दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों की। आज ही झारखंड बोर्ड ने अपने 10th का रिजल्ट निकाला है और आने वाले दिनों में 12th के रिजल्ट्स आने हैं, बोर्ड्स के भी और सेंट्रल बोर्ड्स के भी। और जब बच्चे पास करते हैं परीक्षा, खासकर 10th और 12th की, तो उनके पास एक बड़ा फैक्टर होता है कि इसके बाद की पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करें, कौन सा कोर्स चुनें, ताकि हमारा जो भविष्य है वो ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो कई स्ट्रीम की बातें होती हैं, कोई मैनेजमेंट करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई लॉ करना चाहता है, अलग अलग सेक्टर्स में बच्चे जाना चाहते हैं। और तब उनके पास ये समस्या होती है कि वो कैसे चुनें कि कौन सा सेक्टर उनके लिए ठीक है, और अगर चुन भी लिया है तो फिर उसमें जाएं कैसे। तो आज के कार्यक्रम में उसी पर बात करना चाहते हैं कि झारखंड में हायर एजुकेशन का क्या स्वरूप है, क्या चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, कैसे जा सकते हैं। और आज स्पेसिफाइड करते हैं MBA के बारे में कि जो बच्चे इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं मैनेजमेंट की, चाहे वो ग्रेजुएशन के लेवल पे या फिर मास्टर्स में, तो वो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, कैसे तैयारी करें। और इस पर बात करने के लिए मेरे खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं कन्हैया अग्रवाल जी का। नमस्ते। जो शैक्षणिक सलाहकार हैं और पिछले कई सालों से बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं इन्हीं विषयों पर। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। बताइए पहले कि क्या करे 12th का बच्चा पास करते करते। 12th के बाद भी बच्चा MBA कर सकता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड MBA, जिसमें BBA और MBA की पढ़ाई साथ में होती है। इसमें इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IIMs, नासिमुद्दीन, सिम्बायोसिस और भी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ऑफ़र करते हैं। बट 12th के बाद काफ़ी सारे स्कोप्स आपको खुल जाते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। ये बिल्कुल भी ध्यान में रहे कि आप किसी को देख के फॉलो ना करें। अभी 7 साल के एक्सपीरियंस में मैं सबसे बड़ा जो चैलेंजेस अभी तक फेस किया हूँ वो फेस किया हूँ कि मेरे पापा के भैया, मेरे अंकल, मेरे ताऊजी के भैया ने वो किए हैं उस कॉलेज से, XYZ कॉलेज से किया, वहीं पे मेरे को करना है। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। 120 बच्चे अगर एक क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें एक रैंक 1 करता है और रैंक 120 करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है एक क्लासरूम के अंदर जो एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो इक्वली होगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, इस चैनल के माध्यम से सबका रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को देख के फॉलो ना करें। अपने स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उस हिसाब से करियर और कॉलेज डिसाइड करें। बात करते हैं MBA की, तो 12th के बाद आप MBA कर सकते हैं। उसके एग्जामिनेशन होता है, IP मैट होता है, NPAT होता है और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं। नहीं, कैट नहीं, कैट ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, 12th के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये 2-3 बड़े एग्जामिनेशन है। सिम्बायोसिस भी है, जिसके थ्रू वो BBA और MBA एक ही इंस्टीट्यूशंस में वो 4 और 5 ईयर्स के ड्यूरेशंस में वो कंप्लीट कर सकता है। अब बेस्ट पार्ट ये है इंटीग्रेटेड MBA का, जो BBA प्लस MBA की, आपको ग्रेजुएशंस के बाद कैट की तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ IP मैट आप क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आपको कैट की ज़रूरत नहीं पड़ती, या डायरेक्ट उसी इंस्टीट्यूट से आप मास्टर्स और प्लेसमेंट्स लेके निकल सकते हो। MBA अगर आपने किसी और स्ट्रीम MBA करने के लिए कोई भी ग्रेजुएशंस के लिए आपको कोई भी बैरिकेड नहीं लगा हुआ है। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हो, बैचलर्स डिग्री 50% प्लस है तो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो किसी भी कोर्स के लिए। अगर मैं MBA की बात करूँ तो MBA के लिए जो सबसे बेस्ट इंडिया में पढ़ने के लिए जो कॉलेजेस हैं वो कैट होता है, जैट आता है, XLRI, CMAT, मैट, CUET अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बन चुका है अपने हायर स्टडीज़ के लिए। तो CUET के थ्रू भी देख के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे बड़े कॉलेजेस में आप अपीयर कर सकते हो, वहाँ एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कैट की तैयारी करते हैं उनको आप लोग क्या समझाते हैं कि उन्हें कैसे करना चाहिए, और अगर कैट ही उनका एम्बिशन है 12th के बाद ही कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेगा कि उसका रैंक अच्छा है, अच्छा परसेंटाइल है तो अच्छा कॉलेज मिल जाए। सर, अच्छा कॉलेज आपको कैट, जैट, CMAT, मैट, NMAT ये सब के थ्रू आपको मिल सकते हैं अच्छे कॉलेजेस। बट अगर
सबसे पहले तो इसमें तैयारी आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नहीं करनी है। अगर बच्चे को पता है कि वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, तो मैं सारे बच्चों को वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उसी समय कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में वो ज्वाइन कर ले, जहाँ पे उनको लगता है कि बड़े अच्छे फैकल्टीज़ वहाँ पे और अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा, सो दैट कि वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके हायर स्कोर कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका एक बार कैट या जैट में बड़ा अच्छा नंबर आ जाता है, उसका सेकंड प्रोसेस होता है आपको इंस्टीट्यूट्स फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें हमारी एक्सपर्ट टीम बहुत अच्छी है, जिसको इस इंस्टीट्यूट्स खोजने में आपके स्कोर्स को मदद कर दे, आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको इंस्टीट्यूट्स फाइनल करने में। इंस्टीट्यूट्स फाइनल करने के बाद आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में, उसके परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली उनके कॉल्स का वेट करना पड़ता है। वो कॉल्स करेंगे, जीडी एंड पीआई का प्रोसेस फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्या पैसा लगता है? क्योंकि एक धारणा ये भी है कि जब MBA पढ़ना है तो काफ़ी पैसा है। IIM में तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, दूसरे कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी लग रहा है। तो अमूमन कितना पैसा लगता है, और फिर उसके लिए फ़ंड अरेंजमेंट का जो मामला होता है कि हमें लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड है, क्या क्या चीज़ें, तो क्या क्या चीज़ें हैं जी उपलब्ध? बिल्कुल सही सर आपने कहा है। सर सबसे पहली बात कि कोई भी इंस्टीट्यूट्स अगर बड़े हैं तो उसमें दो तरीके के इंस्टीट्यूट होंगे, या फुल्ली फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइक FMS, उसमें आपका बहुत ही मिनिमम कॉस्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली। अभी फीस उन्होंने बढ़ाया है 2 लाख रुपये, आप इमेजिन कर सकते हो, और उनकी एवरेज प्लेसमेंट 18 से 20 लाख रुपये है। अगर मैं IIMS की बात करूँ तो IIMS गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बट नॉट फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको सिर्फ गवर्नमेंट अपना टैग दिया है, बट गवर्नमेंट का कहना है कि आई एम नॉट गोइंग टू फंड यू, हम लोग फंडिंग नहीं करेंगे, सेल्फ फंडिंग आप अरेंज करिए। इसीलिए IITs के फीस बहुत कम है। IITs की फीस कम नहीं है। मेरा बच्चा IIT दिल्ली में पढ़ता है, हम एक बार में जो एक सेमेस्टर की फ़ी है वो 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपये का अगर बात करें सर तो 12 लाख रुपए लग गए। बहुत ज़्यादा है, 2 साल की आपकी 18 लाख 17 लाख रुपये। हाँ, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। बट एक लड़का जो एडवांस क्रैक करता है काफ़ी मेहनत करके, उसको पढ़ाने में, मेरा बच्चा अभी पास आउट होने वाला अगले महीने IIT दिल्ली से, हम लोगों ने 12 लाख रुपये फ़ी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 साल में दिया है, लेकिन देना पड़ा। 2 साल में आपको 18 से 20 लाख। और मुझे अभी IIM, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी, मेरा व्यक्तिगत रुचि भी मेरी इसलिए है कि उसने लास्ट ईयर कैट दिया था और 98% परसेंटाइल था, तो जो कॉलेज चाहते थे वो नहीं मिल पाया। इस बार फिर रिपीट होना है, तो मेरी व्यक्तिगत रुचि भी इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली फ़ी क्या होता है और फिर कैसे अरेंज करते हैं उसको। देखिए, सबसे पहले आपके पास फ़ी देने का 2 ऑप्शन था, अभी तीसरा ऑप्शन भी ऐड हो चुका है। पहले आप या तो अपने जो भी सेविंग अकाउंट्स, सेविंग है या FD है, उसको आप तोड़ के आप फ्री पे कर दीजिए, या फिर दूसरा है कि आपको डेफिनेटली बैंक इमिडिएटली लोन दे देती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लिए कभी भी बैंक दिक्कत नहीं करेगा, वो आपके सिविल्स को थोड़ा बहुत चेक करेगा, बाकी आपका बैंक बहुत ईजी हो जाता है। एंड थर्ड, अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी बच्चों को हो रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अभी उसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बता पाऊँगा। उसका कारण ये है क्योंकि अभी कुछ फाइनल रोड मैप नहीं बना है कि आगे का स्टेप क्या होगा। हालांकि बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे एक्टिव दिखे हैं इस बार का अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है, और आपका कॉलेज ख़त्म होने के बाद आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है। तो इसका फर्स्ट प्रोसेस है आपको रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे करना है। सेकंड प्रोसेस है आप जो लिस्टेड वेबसाइट में है उनके इंस्टीट्यूट्स में ही आप एडमिशन ले सकते हो। करेक्ट। आप बाहर में सोचोगे कि XYZ इंस्टीट्यूट में ले ले, वो जो इनके लिस्ट में नहीं है, तो क्या वो लोन मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लोन मिलने वाला है उनको। थर्ड प्रोसेस ये है कि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर किसी कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप अपीयर कर रहे हो वो कॉलेज लिस्ट में है, तो प्रोसेस गवर्नमेंट बताएंगी कि आगे उनको वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है। फिर बैंक आगे आएगी जो उनको लोन देगी, वो भी लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे अप्लाई करना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए झारखंड में, जो अखबार में कई बार छपा भी है, तो कौन सी वेबसाइट पे जाएगा? वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की वेबसाइट पे जाएगा या पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पे जाना होता है? नहीं, बैंक की वेबसाइट पे नहीं जाना है सर। GSCCjharkhand.com पोर्टल है। GSCCjharkhand.com GSCC झारखंड.com पोर्टल है, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना है। आपको 2 मिनट लगेगा। रजिस्टर कर लीजिए, OTP वेरीफाई कर लीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, आपका कार्ड अप्रूव हो, ये रजिस्टर हो, स्टेटस आपका पेंडिंग में आएगा। सारे लोग का यही क्वेरीज आ रहा है कि स्टेटस वो कब तक प्रोसेस होगा। तो सच में अभी हमें और किसी भी हायर मैनेजमेंट को नहीं पता है
कि वो अप्रूवल कितना टाइम लगेगा, बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 1 महीने में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाएगा कि बच्चों जो रजिस्टर किए हैं और उन लोगों को कैसे अवेल किया जाएगा। तो ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में एक और मिथ है लोगों को कि तैयारी के लिए मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। किसी भी यूपीएससी बैंकिंग का तैयारी के लिए आपको ये स्टूडेंट कार्ड अवेलेबल नहीं है सर। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये पूछ रहे हैं कि आप बच्चे के नाम पे हम लोन ले सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी पेमेंट जाएगा वो कॉलेज के अकाउंट में जाएगा और कॉलेज किसी भी तरीके से रिम्बर्स नहीं करने वाला है। तो इसमें किसी भी तरीके का स्कैम या कोई भी लीकेज नहीं है जहाँ पे उस पैसे को कहीं और आप यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारी टीम उस सारे प्रोसेस को फॉलो करेगी, रजिस्ट्रेशन, कॉलेज सेलेक्शंस, एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन विद बैंक लोन तक हम लोग सारा प्रोसेस फॉलो करके दे रहे हैं। काफ़ी बढ़िया। अब एक और समझाइए कि जो कई बार क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि ठीक है हमारी पात्रता क्या है, अगर हम कि एलिजिबल कब होंगे जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमें एलिजिबिलिटी समझाइए क्रेडिट कार्ड के लिए, और फिर जो बच्चे डायरेक्टली बैंक से लोन लेकर इंस्टीट्यूट्स को देना चाहते हैं उनके लिए। जैसा कि 3 मैंने आपको सोर्स बताया, एक हायर किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आफ्टर 12th पढ़ने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है फंड अरेंज करने के लिए। एक या तो आपकी डिपॉजिट होगी, वो दूसरा जो नॉर्मल प्रोसेस बैंक फॉलो करता था 10 to 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पे। एजुकेशन लोन सबसे टफ लोन होता है क्योंकि इसमें रिकवरी के लिए आप मतलब बहुत ही चांसेस कम होते हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ इतना टफ है कि आप बहुत हार्श एंड फास्ट नहीं हो सकते हो लोन रिकवरी के लिए, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और बहुत ही टफ प्रोसेस है बैंक लोन प्रोसेस में। एंड थर्ड जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आया है, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में एलिजिबिलिटी आपका झारखंड का निवासी होना ज़रूरी है। लाइक 10th and 12th आप झारखंड से किए हो तभी आप एलिजिबल हो। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, नहीं होगा बहुत सारे बच्चे बोल रहे पैन कार्ड नहीं है, बनवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होगा लाइक थोड़ा बहुत आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा और 1-2 डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होगा या जो भी छोटा मोटा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करके आप बैंक से बात कर सकते हैं लोन के लिए। तो एक बच्चे को पैन कार्ड चाहिए, उनका यहाँ से 10th और 12th की पढ़ाई उन्होंने यहाँ से दोनों ही यहाँ से की या कोई एक कोर्स यहाँ से किया? दोनों। अगर 10th यहाँ से किया 12th नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, या अच्छा। 10th बाहर से किया 12th यहाँ से किया तो नहीं मिलेगा। तो दोनों ही 10th 12th दोनों की पढ़ाई झारखंड से उन्होंने की हुई हो, उनके फादर का अपना इनकम टैक्स रिटर्न हो या जो भी आय का सर्टिफिकेट है वो होगा, तो वो उस पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे, उनको वो पैसा मिल सकता है। अब ये समझाइए कि जो बच्चे बैंक से लोन लेना चाहते हैं डायरेक्टली, जो किसी वजह से नहीं मिल पाया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली बैंक से बात करें। इसमें सबसे एक्टिव बैंक है एक्सिस बैंक, और भी प्राइवेट बैंक बहुत सारे बैंक हैं जो आपको अवेल करा देते हैं, बट आपका मेक श्योर कि आपके सिविल क्लियर होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के सिविल क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ और, बच्चे एक जगह और अप्लाई कर सकते हैं, विजय लक्ष्मी बैंक। उस बैंक में बस एक बार बच्चे को रजिस्टर करना है। बैंक डायरेक्टली जो भी आपके कैटेगरीज में अगर आप उनके सूट बैठते हो तो डायरेक्टली बैंक कॉल करेगा कि आपने रजिस्टर किया था, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हालांकि 4 लाख रुपीज़ तक का एजुकेशन लोन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कहता है कि आप कोई मॉर्गेज और कोई भी ज़्यादा सिविल चेक करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा पढ़ना चाहता है 4 लाख रुपए तक का बच्चे को लोन दे दीजिए। उसके हायर अमाउंट होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स देखा जाता है, लाइक आपकी सिविल कैसी है, आपके इंस्टीट्यूट्स कैसे, इंस्टीट्यूट भी बहुत मैटर करता है, आप किस एग्जामिनेशंस को क्रैक करके वहाँ तक आए हो, लोन मांग रहे हो। सपोज़ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी फ़ीस 20 लाख प्लस होती है और वो इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद बच्चे लोगों की नौकरी नहीं लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के हैंड बैंक के हैंड से कि वो वेरीफाई ज़रूर करे, और उनसे इंस्टीट्यूट्स में लोन में सच में दिक्कत आता है। तो मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे एग्जामिनेशंस के थ्रू अच्छा स्कोर करके कम से कम बजट के फ़ीस के जो भी कॉलेजेस है उसमें अप्लाई करके वो अवेल करने की कोशिश करें। अच्छा, अब थोड़ा पीछे आते हैं कि जब तैयारी करते हैं, जब हमने मूड बना लिया कि हमें 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड के लिए जाना है या कैट के बाद 2 ईयर्स के लिए जाना है, तो उस वक्त पढ़ते वक्त क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है? कैसे पढ़ाई करें, क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए? सर इसमें स्टेजेस बटे हुए हैं, ठीक है। अगर आप कैट 2 साल पहले की तैयारी कर रहे हो तो आप रिलैक्स रहो। 3 दिन आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है, बाकी सेल्फ स्टडी आपको बहुत ही अच्छे से एलिजिबल करा देगा। लास्ट के 6 to 7 मंथ आपको मेक श्योर कि आप ग्रुप बना लो। सर मैं सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, ग्रुप स्टडी आपको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।
तो आप 3-4 लोगों के दोस्त का ग्रुप बना दो, जिसमें कि 2 घंटे से 3 घंटे ग्रुप स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करो। और हाँ, मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक देते हुए आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करिए। एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, वेस्ट मत करिए टाइम, क्लियर करिए, जैट के लिए ट्राई कीजिए। अगर आपको दोनों अच्छा नहीं लग रहा है तो CUET इज़ अगेन अ वेरी बिग ऑप्शन। आप बिलीव करें सर, CUET अभी आने वाला टाइम में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रहा है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स CUET के अंडर ही आ जाएं। और उसके बाद GDPI इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, एटिकेट्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी बिहेवियर बहुत मैटर करती है इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि कोई भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ये नहीं चाहती है कि बच्चों को अब उठना बैठना सिखाएं जो बड़े लेवल पे हैं। उनको खुद से आना चाहिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और नो डाउट रांची से भी काफ़ी सारे बच्चे आई बिलीव कि क्रैक करते हैं IIMs और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। अच्छी दोस्ती, अच्छा कॉलेज। हाँ, बच्चे कर ही रहे हैं। अभी मुझे याद है कि मैं पिछले साल की बात है, मैं एक होटल में चेक इन करा था मुंबई में, तो वहाँ पे जो लेडी मिली मुझे, बच्ची थी मतलब, तो वो DPS की पासवर्ड थी। उसने हालांकि होटल मैनेजमेंट किया था, उसने MBA नहीं किया था, बट वो DPS की वजह उसने मेरा वो देखा ना ID, तो कहा सर आप रांची के हैं, तो दुर्भाग्य मैंने DPS से पढ़ाई की है, तो एक बातचीत हो गई। तो बच्चे मिलते हैं हर जगह, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में तो नो डाउट मिल ही रहे हैं बच्चे, यहाँ से कर रहे हैं हर साल। मुझे एक चीज़ और समझाइए कि जब काउंसलिंग का प्रोसेस आता है, हमने कैट तो दे दिया है, जो भी मार्क्स हमें आना है वो आएगा, और हमारा एम्बिशन रहता है कि भैया हमको टॉप के 5 IIM मिल रहे हैं, टॉप के 3 IIM हम अहमदाबाद में पढ़े हैं, बैंगलोर में ही पढ़े, और आप पता चला कि आप 100% टाइल पे हैं, फिर भी आपको नहीं आया किसी वजह से उस कॉलेज से। तो वैसे वक्त में क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग बच्चों को, क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करें वो? सबसे पहले बच्चे को जो तैयारी करने जा रहा है और 2 साल जहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जिस एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए क्लियर होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल सही बोले, 98, 99, 100% टाइलर के बाद भी बच्चों को कॉल नहीं आते हैं IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से। उसका कारण ये है कि उनका 10th और 12th में 50-60 रहता है, तो वो लोग चूज़ी होते हैं बहुत सारा। इंटरनल स्कोरिंग बहुत मैटर करता है। बच्चे को ये लगता है कि हमने कैट का एग्ज़ाम में 95 लाया, तो मेरे को उस कॉलेज से क्यों कॉल नहीं आया। जब आप फॉर्म भरते हो तो अपने आपसे फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछ लेता है कि आपने 10th में कितना लाया, 12th में कितना लाया, ग्रेजुएशन में कितना लाया। तो वो आपकी इंटरनल स्कोरिंग मैच नहीं कर पाती है उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उनका भी कारण है, वो लोग बच्चे क्लेम करते, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर कैट के फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि ST SC OBC के लिए 45% और जनरल के लिए 50% एलिजिबल है। वो डेफिनेटली एलिजिबल है, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं किया कि आप IIM अहमदाबाद के लिए और बैंगलोर के लिए एलिजिबल है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, बट वो लोग डेफिनेटली कॉल नहीं करते हैं जिनका एकेडमिक कम रहता है। उसका कारण ये है, देखिए सर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक IIM अहमदाबाद है और एक FMS है, दोनों ही इक्वल कॉलेज हैं। FMS को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी एकेडमिक क्या थी, IIM को फ़र्क पड़ता है कि आपकी एकेडमिक क्या है। IIM का कहना है कि आप कंसिस्टेंटली ही मेरे लिए अच्छा रहोगे, तभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको 20 लाख का पैकेज दिला पाएंगे। FMS का कहना है कंसिस्टेंसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप अभी अच्छे हो, मेरा प्लेटफॉर्म अभी आपको 2 साल में अच्छे जगह पहुँचाना है। तो सर ये फ़र्क है, ये फ़र्क है दोनों में। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है सर, दोनों ही अच्छे हैं। बल्कि मैं बताता हूँ IIM अहमदाबाद क्रैक करना थोड़ा ईजी होगा कंपैरेटिवली FMS। अच्छा, हाँ कई बार होता है, कई बार जो बच्चे एडवांस देते हैं वो भी कहते हैं कई बार बिट्स पिलानी कई बच्चों को ज़्यादा बेटर लगता है इन रिस्पेक्ट टू कि YITs में जाएँ, अपनी अपनी चॉइस है। अब एक चीज़ और बताइए कि जैसे जब काउंसलिंग प्रोसेस में बच्चा आपके पास आता है आफ्टर 12th, तो फिर उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, किस किस तरीके से आप लोग उनको समझाते हैं ताकि वो अगले कुछ दिनों में प्रिपेयर? सर सबसे पहले मैं उनके इंटरेस्ट जानने की कोशिश करता हूँ, बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो डिज़ाइनिंग के फील्ड्स को बताता हूँ। ऑटोमोबाइल डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे डिज़ाइनिंग है। बच्चों को लॉ करना है तो लॉ करना है, क्रिमिनल लॉयर बनना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, किस तरह का लॉयर बनना है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट जानने के बाद मैं स्ट्रीम डिसाइड करता हूँ। स्ट्रीम डिसाइड करने के बाद उनकी बजट पूछता हूँ कि क्या आपकी बजट है। उसके बाद एग्जामिनेशन कौन कौन सा अपेयर कर रहे हो। तो सारा प्रोसेस, सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद एकेडमिक, उसके बाद एग्जामिनेशन, बजट, सारा चीज़ पूछने के बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन में आते हैं कि आपके लिए ये कुछ कॉलेजेस हमने शॉर्टलिस्ट किया जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आप डेफिनेटली जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें आप वेरीफाई करोगे सर, तो आई कैन गारंटी यू 3000 प्लस इंस्टीट्यूट्स लिस्टेड है उनके वेबसाइट पे।
बट उसमें क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ 1 महीना का टाइम दूँगी, सर आप खुद से 1 महीने में अपने लिए अच्छा कॉलेज इसमें से ढूंढ लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, पूरी फैमिली भी अगर लग के काम करेगी तो भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको 10 मिनट में करके दे देते हैं। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है, उनकी हमारी एक्सपर्टीज़ उस पर काम कर चुकी है। हम लोग खोद के डेटा निकाल के एक जगह स्टोर किए ताकि बच्चों लोग को इजीली अवेल करा दे कि विच इंस्टीट्यूट इज़ बेटर फॉर यू। ये होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो मैनेजमेंट के बाद का प्रोसेस होता है, आपने MBA कर लिया, कॉलेज से आप पास आउट होने वाले हैं, चाहे आपने सिंपली BBA कर लिया है उसके बाद या आपने MBA कर लिया उसके बाद, तो जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, आदमी चाहता है कि ना उसको कहीं एक सिक्योरिटी जॉब की मिल जाए, मतलब प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा जॉब मिल तो कैंपस सिलेक्शन जो होता है उसका क्या प्रोसेस था, उसमें आप लोग कैसे मदद करते हैं या क्या समझाते हैं, पहले से प्रिपेयर करते हैं? और ऑफ कैंपस सिलेक्शन होता है, कई बार क्या होता है कि मन नहीं लगा आपका कैंपस में, जो ऑफर मिल रहा है आपको लगा कि ना यार हम तो इससे कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं, हम ऑफ कैंपस में ही चले जाते हैं। तो उस वक्त बच्चे, क्योंकि उम्र तो वही है ना, उम्र तो वो 40 प्लस का है, नहीं समझ पाएगा, तो उस वक्त कैसे कन्विंस करना चाहिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, और आप लोग के पास आता तो आप लोग क्या समझाते हैं? एक स्ट्रीम और है जो छोड़ी है, बताइए। बहुत सारे स्टार्टअप्स में मूव करना चाहते हैं, बताइए ना, वो बताइए। 3 आपने 2 पॉइंट बोला, एक ऑन कैंपस, एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, और एक तीसरा स्टार्टअप होता है। मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टार्टअप खोज रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ सोच रहे हैं, स्टार्टअप की तरफ जाने से पहले आप डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। स्टार्टअप इज़ अ वर्ड जो बहुत आसानी से बोला जाता है, बट उसकी जर्नी सबसे ज़्यादा टफ होती है सर, बिकॉज यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स एंड यू डोंट नो कि आपके साथ क्या चैलेंजेस कल आने वाले हैं। मैं पिछले 7 साल से स्टार्टअप्स में हूँ, मैं कर रहा हूँ और मैं डेली एक नया चैलेंजेस को फेस करता हूँ, तो डेफिनेटली वो उसमें विल पावर है और एक जुनून है, जज्बा है कि नहीं मुझे कुछ बदलना है और मुझे कुछ सोसाइटी को नया देना है, जिससे कि उस सामने वाले की लिविंग स्टाइल्स चेंज से हो सके और उसके लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। वो एक एटीट्यूड होगा तभी वो स्टार्टअप में जाए। अगर ये लग रहा है स्टार्टअप में जाने के बाद कि नहीं मैं कल से मालिक बन जाऊंगा, आई एम अ CEO और अपना विजिटिंग कार्ड लेके जाऊंगा कि आई एम अ फैंसी गाय, आई एम अ CEO ऑफ XYZ कंपनी, वो 2-4 दिन चलेगा, 5वां दिन आपको फिर वही आप आ जाओगे कि इससे बेटर तो मेरा दोस्त था जो कम से कम कार अफोर्ड कर ली है। करेक्ट। बात करते हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की। हमेशा बच्चों को कोशिश करना चाहिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि वो जो ऑन कैंपस में अपॉर्चुनिटी ले सकता है वो ऑफ कैंपस में उसको नहीं मिलेगा। ऑन कैंपस के लिए कॉलेज बहुत मेहनत करती है आपको प्लेसमेंट्स कराने के लिए, उनके खुद के पूरी PR टीम लग जाती है, बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ा से बड़ा अपॉर्चुनिटी, एलुमनाई बेस को पूरा लगा देता है कि भाई बच्चे को उठाओ किसी तरह अच्छे से प्लेसमेंट्स के लिए, जो कि आपको ऑफ कैंपस में बहुत ही टफ है। ऑफ कैंपस में तभी आप मूव करना जब आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कैंपस से स्ट्रांग हो, तभी आप ऑफ कैंपस मूव करना। जैसे कि सपोज बिग 4 कंपनी KPMG, डेलॉयट में कोई आपके अंकल भैया कोई रिलेटिव हैं बहुत हाई प्रोफाइल में HR रिक्रूटर्स में, और उन्होंने बोल दिया ठीक है तुम कैंपस प्लेसमेंट मत लेना, मैं तुम्हारा प्लेसमेंट करा दूंगा। उस वही एक फैक्टर है जो बच्चे लोग चूज़ कर सकता है कि मैं ऑफ कैंपस चला जाऊं, क्योंकि उसको कंपेयर करना होगा कॉलेज का प्लेसमेंट वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। मुझे एक चीज़ समझाइए कि जो XLRI है, जो XLRI के अलग से एग्ज़ाम लेता है या कुछ वैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स और भी जो अलग से लेते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए, उनका प्रिपरेशन का कुछ अलग होता है या उनको कैसे फोकस होना होता है? नहीं, फोकस सेम होना होगा। कैट के लिए फोकस होना होगा। कैट के लिए फोकस हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो रूट मिल जाएगा। जैट एग्जामिनेशन हो गया, NMAT हो गया, वो सारा आपको रूट हो जाएगा। आपको अलग से प्रिपरेशन जैट के लिए नहीं करनी है। आप कैट के लिए ही फोकस हो जाओ। कैट अच्छा नहीं रहा, आपको दूसरी बॉल मिलेगी खेलने के लिए, जैट में खेल सकते हो। नहीं हुआ NMAT देख लो, NMAT भी नहीं हो रहा है CUET देख लो। CUET में मैं बार बार CUET का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि CUET अभी काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अटेंडेंट हुई हैं और उनकी प्लेसमेंट्स 10 लाख से ऊपर है, फीस जिनकी 1 लाख रुपए साल से कम है। अब BHU देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, सारे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको CUET ही ले रहे हैं। और फीस का काफ़ी अच्छा उसमें हुआ है। बहुत सर, ट्रस्ट मी। एजुकेशन मैं हमेशा बोलता हूँ वी आर वेरी लकी दैट वी आर फ्रॉम इंडिया एंड एजुकेशन यहाँ एफोर्डेबल है सर। बच्चे अगर थोड़ा स्मार्ट हो, पैसा बचा के अच्छे यूनिवर्सिटीज़ को अपीयर करते हैं तो डेफिनेटली वो करियर बना सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है इंडिया की, उसमें कोई डाउट नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं, बट कंपेयर करना पड़ता है। अगर मैं सिंपली बोलूँ, स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। और जो लड़के जैसे जिन्होंने IIM के मिशन से तैयारी की
और नहीं हुआ, जो जो प्राइवेट, लास्टली फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना है MBA करने के लिए, तो क्या सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए उनको वाया कैट ही जाना पड़ेगा, या कुछ उनके जो इंडिविजुअल एग्जाम्स हैं एंट्रेंस के उनको क्रैक करना पड़ेगा, या किसी में डायरेक्टली भी होता है, और अगर डायरेक्टली होता है एडमिशन तो फिर उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले 90% कॉलेजेस आपको कैट में कवर हो जाएंगे सर। 90% नहीं, आई थिंक डेटा इज 85% कॉलेजेस कवर हो जाएंगे आपका कैट के थ्रू। कुछ इंस्टीट्यूट जैसे सिम्बियोसिस हो गया, नासिम मुंजी हो गया और XLRI हो गया, ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट्स, 4-5 इंस्टीट्यूट्स छोड़ के आप डायरेक्टली कैट के थ्रू जा सकते हो। आपका कैट अच्छा नहीं हुआ और आपके पास 2 स्टॉप प्लेटफॉर्म बचता है, वापस रीटेक देने के लिए या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको इसी साल अपीयर करना है, तो डेफिनेटली जैट देख सकता है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशंस के थ्रू जो भी अच्छा हो सके उसमें देख सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है ड्रॉप का। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मत जाइएगा जिनकी प्लेसमेंट्स फेक हो, जो अपने मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा करता हो और उसमें एडमिशन्स पे बिजनेस करता हो, तो प्लीज़ उस इंस्टीट्यूट से बचें। उसमें जाने से बेटर है कि आप एक बार कैट वापस दे दीजिए, हो सकता है बेटर होगा। और अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल तक सिर्फ कैट के लिए वेट करते हैं, नहीं आई विल गो फॉर IIMs नथिंग एल्स, ये बच्चे लिटरली मैं उनको बोलता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट चले जाएं, या फिर कोई IIMs या टॉप 20 टॉप 30 इंस्टीट्यूट चले जाए, उसके बाद 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेके वापस PGPX कर लीजिए एंड उसको आपको IIMs मिल जाएगा। IIMs को PGPM जो 2 इयर्स रेगुलर प्रोग्राम है उन पे टफ एडमिशन्स, उसके बाद एक्सपीरियंस वालों के लिए वो कैट 60-70 में आराम से एडमिशन लेके आप 40-50 लाख रुपीज़ का पैकेज ले सकते हैं। सो ऐसा जिद में मत अड़िए कि नहीं हमको IIM चाहिए, नहीं तो अगले साल वापस IIM के लिए ट्राई करेंगे। आप 1 साल वेस्ट कर रहे हो और 1 साल बहुत मैटर करता है सर, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कार्यक्रम में बैठता हूँ, वक्त नहीं है, 30-40 सेकंड मेरे पास है, मेरा कोई सवाल नहीं, कुछ वैसी बात जो आप बताना चाहते हो मैंने पूछी नहीं हो, प्लीज़ बताइए। बच्चे फोकस रहे, पहले डिसाइड करें सर कि उसको करना क्या है। प्लीज़ डोंट फॉलो अदर्स कि मेरे भैया, मेरे ताऊजी, मेरे चाचा के बेटा ने वो किया है, उस इंस्टीट्यूट से किया है, मुझे भी वहीं पे करना है और वही कोर्स करना है क्योंकि उनकी नौकरी लगी थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी नौकरी वैसे ही लगेगी सेम इंस्टीट्यूट सेम कोर्स करने के लिए, क्योंकि आपके इंटरेस्ट मैच नहीं करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो फॉलो मत करिए, अपने आप को जानिए और डेफिनेटली सही डिसीजन लेने का कोशिश करिए। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं बातें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे या जिन पेरेंट्स ने इसको देखा होगा उनके मतलब की बातें हम लोगों ने की होंगी इस कार्यक्रम में। तो मुझे इस कार्यक्रम को फिलहाल रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और अच्छे से तैयारी करिए, परीक्षा क्रैक करिए। धन्यवाद, so much. नमस्कार।